दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह बाजार में नरमी। लेकिन आप क्लियरली समझ सकते हो कि रिलायंस पावर का स्टॉक इस समय काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है और यहाँ से पॉजिटिव बनने की संभावना काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। रिलायंस पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस पावर का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। कंपनी लगातार नए बिजनेस में एंट्री कर रही है। प्रॉब्लम है तो पुराने सारे मामले जो इस समय रह रह के बीच में आते हैं और शेयर की प्राइस में गिरावट होती है। यहाँ तक कि रिलायंस इंफ्रा में तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेडिंग है उसको सस्पेंड किया गया है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है आगे, क्योंकि अब क्वार्टर 3 भी आने वाला है। बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा रहेगा और फंडामेंटली क्या है संभावना आगे की, और मार्केट एक्सपर्ट का क्या व्यू है इसको लेकर, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात हो, 34.79 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.17% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि शुरुआत तो काफी अच्छी पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बिकवाली आ गई, बाजार में दबाव की स्थिति, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया है। वैसे 31 इसका 52 वीक का हाई है और लो है, और हाई 76 का है। स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से देखे तो लगभग आधी कीमत से भी नीचे आ गया है। गिरावट का सिलसिला ऐसा रहा कि स्टॉक को काफी धराशायी कर दिया। परंतु ये आपको ध्यान होगा कि कोविड काल में यही स्टॉक ₹1 के आसपास था, और ₹1 का जो स्टॉक था वो दौड़ते हुए देख सकते हो कि 76 तक पहुंचा है। और अब इसमें जो गिरावट हुई जिसकी वजह से ये स्टॉक 76 का फिर से 35 तक आए, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से फिर बेहतर करेगा। रिलायंस इंफ्रा की बात तो 164 पर यहाँ पे ट्रेडिंग सस्पेंड है। सिर्फ मंडे को नॉर्मल ट्रेडिंग होती है और उसमें भी लिमिट बहुत ज़्यादा कम है। इतने सारे शेयर नहीं होते ट्रेडिंग के लिए। उसमें डिलीवरी बेस काम ही करना पड़ता है। जो भी आपकी डिलीवरी आप बेच सकते हो, खरीद नहीं सकते। बहुत सारी बातें जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है रिलायंस इंफ्रा के अंदर, जबकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देख तो फिलहाल 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि दबाव की स्थिति बनी हुई है। किसी बड़े फ्रेश ट्रिगर का इंतजार हो रहा है और वो फ्रेश ट्रिगर इसको Q3 से मिल सकता है। अगर Q3 बेहतर होगा तो फिर तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रिलायंस पावर का जो वॉल्यूम है उसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। 64.18 लाख शेयरों का वॉल्यूम हुआ है। तो ये वॉल्यूम कम है। आप देखिए 31 दिसंबर को जो वॉल्यूम था वो 1.65 करोड़ शेयरों का था। इसका मतलब ये है कि 41.88% की डिक्लाइन देखने को मिली है नए साल में शेयर के अंदर। अभी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं होने की वजह से लोग भी इसमें अभी हाथ डालने से डरते हैं। वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि सारा मामला क्लियर हो जाएगा तो फिर स्टॉक में निवेश के बारे में सोचे। आपको ये तो ध्यान ही होगा कि 2008 में ये IPO जब इसका आया था, आप समझ सकते हो उसकी प्राइस 500 के आसपास रखी गई थी। अभी भी इसकी फेस वैल्यू ₹10 है, मतलब पूरी कीमत 500 के आसपास ही डिसाइड की गई थी, वो भी 2008 में। वही स्टॉक इस समय अगर 30-35 के आसपास, तो आप क्लियरली समझ सकते हो स्टॉक वाकई बहुत सस्ता है। लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा। जैसे बाजार में स्थिति बदलेगी ये स्टॉक उस लेवल तक जाने की ताकत रखता है। फिलहाल मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे 14,462.79 करोड़ के आसपास है, और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इस समय दबाव की स्थिति क्लियरली दिख रही है। और बाजार की जो जानकार है वो भी कह रहे हैं कि फिलहाल तेजी दिखाई नहीं देगी इसमें, जब तक की स्थिति क्लियर ना हो जाए। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए पिछले यहाँ पे 2 सालों में यहाँ पे 48% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और जिसका निवेश 3 ईयर के हिसाब से उसको 125% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, जबकि 5 ईयर के हिसाब से 846% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी लगातार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने इसमें फायदा कमाया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले 6 महीनों में 50% स्टॉक गिर चुका है। यानी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है अनिल अंबानी के ऊपर और उसकी कंपनियों के ऊपर, और इसकी वजह से पूरा का पूरा मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। वैसे यहाँ पे अनिल अंबानी की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आया। कंपनी ने भी अपना नजरिया रखा कि उनका कहना है कि जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए ईडी की तरफ से, जिसमें आप कह सकते हो कि जो फर्जी बैंक गारंटी का पूरा मामला है, उसमें वो खुद विक्टिम है।
यानी जिस पार्टी से हमने भरोसा किया था वो गलत निकली। हमको नहीं पता कि वो फर्जी कंपनी है, हमने उनके ऊपर भरोसा करके उनको ये काम सौंपा था। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है अब क्लियर क्या वो तो आगे समझ में आएगा, लेकिन सच कौन है झूठ कौन है हम नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी वजह से किसी प्रकार का हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे शेयर होल्डर को नुकसान नहीं होता है, नहीं होने हम देंगे, हमने कोई गलत नहीं किया। ये सारी बातें उन्होंने कही है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में। आप देखिए क्वार्टर टू में कंपनी ने 87.32 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में 352 करोड़ का बड़ा लॉस था। तो बड़े लॉस से कंपनी फाइनली प्रॉफिट में आई है। रिवेन्यू के अंदर भी देखें तो 12.17% की जंप देखने को मिली है, जो 1974 करोड़ तक पहुंचा। पिछले एक साल पहले ये 1759 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिटाडा अगर देखें तो आपको ये समझ आएगा कि 618 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 64% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। पिछले एक साल पहले ये 376 करोड़ के आसपास था। यानी बिजनेस में कोई कमी नहीं है, पिछले एक साल में बिजनेस काफी अच्छा बढ़ा है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखें तो 0.87 के आसपास है, और ये सेक्टर के मुकाबले काफी लो है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि कंपनी का जो अंदरूनी सेहत तो काफी अच्छी हो गई है। पर प्रॉब्लम यही है कि सारे के सारे जो मामले इल्जाम लग रहे हैं उसकी वजह से मामला गड़बड़ हो रहा है। कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है। इसका नेटवर्थ अगर देखें तो 16,516 करोड़ के आसपास है, और आप ये क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर लोगों का रुझान भी काफी अच्छा है, लोग इसके ऊपर भरोसा भी करते हैं। तो आने वाले समय स्थिति फिर बदलेगी, और ये अच्छा स्टॉक है तो अच्छा ही करेगा। अब ये आप देख ही सकते हो कि 24 दिसंबर को इनको एक बड़ा बेनिफिट मिला, एक बड़ी राहत भी मिली है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक इंटरिम रिलीफ दे दिया है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को और उसकी कंपनियों को। तो इनके ऊपर देखो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से फ्रॉड का टैग लगाया गया था, और इनको फ्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया था। लेकिन उस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने खारिज किया है, एक तरह से यहाँ पे उसको रोक दिया है। और उनका कहना है कि जो यहाँ पे इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जो फ्रॉड का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसकी वजह से उनकी इमेज को काफ़ी ज़्यादा डेंट लग सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। उनका जो कर्ज वो लेना चाहते वो कर्ज नहीं ले पाएंगे बैंकों से, उनके बिजनेस में निगेटिव असर पड़ेगा। तो इस तरह से इल्ज़ाम लगाने से पहले पूरी प्रक्रिया को अच्छे से सही आगे बढ़ा के फिर करना चाहिए। वो तो प्रक्रिया से बैंक बिल्कुल पसंद नहीं था उनको। बैंक को ये सारा मामला एक तरह से देखे तो जल्दबाजी में किया हुआ लग रहा था, जिसकी वजह से एक बड़ी राहत दे दी गई। अनिल अंबानी को फ्रॉड नहीं कहा जा सकता, तो इससे भी कह सकते हो कि ये राहत तो मिली है। अब ये कितनी लॉन्ग टर्म में वो देखना होगा, लेकिन इस समय अगर आप समझे तो रिलायंस पॉवर जो काफ़ी नीचे आ गया है, जैसे कोई पॉजिटिव खबर आएगी स्टॉक फिर बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप अगर समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे लगातार जो है रिटेल इन्वेस्टर कम हो रहे, बड़े फंड हाउस का यहाँ पे निवेश बढ़ रहा है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, देखिए 23.26% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में बढ़ के 24.98% हो चुकी है। सितंबर में अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सारे गिरवी शेयर को छुड़ा लिया गया है। एफआई की 13.21% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में घट के 12.93% हुई, लेकिन फिलहाल सितंबर में फिर से एफआई ने निवेश को बढ़ाया और 13.09% कर लिया। यानी एफआई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा निवेश बढ़ा रहे हैं। डीआई की बात उनकी 3.13% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में ये बढ़ के 3.48% हो गई, सितंबर में 3.63% हुई। लगातार इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है इस स्टॉक के अंदर निवेश बढ़ा रहे। बात म्यूचुअल फंड की करें तो उनकी 0.38% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में 0.71% की होल्डिंग हो गई, सितंबर आते आते ये होल्डिंग 0.72% तक पहुंचे। यानी हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ाए। एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड सब ने निवेश बढ़ाए। घटा किसका? वो है जनरल पब्लिक का। 60.40% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में घट के 58.61% हो चुकी है, और सितंबर में 58.30% हो गई। एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक करके उनको डराया धमकाया जा रहा है, और उनके पास जो शेयर है वो बड़े फंड हाउस ले रहे हैं। पूरा ये खेल चल रहा है। हकीकत आप समझे, ये स्टॉक काफी अच्छा है। प्रॉब्लम कुछ है, उसका निपटारा भी होगा और आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।